हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं टेक्निकल जेबी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यह प्रश्न जो हैं वो पिछले जितने भी आईटीआई के एग्ज़ाम हुए हैं या जितने भी आईटीआई इलेक्ट्रिकल के संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, हेलोन या सीटीसी प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपका होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र जो होता है वो कहाँ काम में आता है। तो दोस्तों, हेलोन या सीटीसी प्रकार दोनों एक ही चीज़ होती है। तो इसका प्रयोग जो है वो बिजली से लगी आग में प्रयोग किया जाता है। यानी बिजली के तारों में या बिजली के उपकरणों में जो आग लगती है उसमें सीटीसी या हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा CO2 वाला कार्बन डाइऑक्साइड यानी अग्निशामक यंत्र और शुष्क चूर्ण, कभी कभी शुष्क रेत का भी प्रयोग किया जाता है इस आग को बुझाने के लिए। लेकिन कभी भी बिजली की तारों में जब आग लगती है तो हमें जल या फोम वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होती है। यानी जब भी फेज या न्यूट्रल, जब भी कोई दो तार भिड़ते हैं तो जो करंट होती है उस करंट का मान कितना होता है। तो जब भी शॉर्ट सर्किट होता है यानी फेज या न्यूट्रल का तार जब भिड़ जाता है तो करंट जो होती है वो उसका मान जो होता है वो अनंत हो जाता है। यानी करंट उसमें से बहुत अनंत प्रवाहित होने लग जाती है। तो शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में परिपथ में अनंत करंट प्रवाहित होती है क्योंकि इस टाइम प्रतिरोध का मान जो है वो शून्य हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट सर्किट जो होता है उस समय करंट जो होती है वो अनंत प्रवाहित होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है। तो तांबे का परमाणु क्रमांक जो होता है दोस्तों वो 29 होता है। तांबे का परमाणु क्रमांक जो होता है वह 29 होता है। तांबा जो होता है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला चालक होता है। वैसे तो सर्वाधिक सबसे अच्छा चालक जो होता है वो चांदी को माना जाता है। चांदी जो है वो सबसे अच्छा चालक होता है। और तांबा जो होता है वह मानक चालक कहलाता है। यानी स्टैंडर्ड चालक के रूप में हम तांबे को प्रयोग करते हैं। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न बनता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो आपका चांदी हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है सबसे अच्छा मानक चालक कौन सा होता है तो हमें आंसर तांबा करना है। तांबा जो होता है वो आपका स्टैंडर्ड चालक यानी मानक चालक माना जाता है। दोस्तों, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध भी हमको ध्यान रखना है। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28181 होता है। तांबा जो होता है वह सबसे अच्छा चालक होता है। एल्यूमिनियम का प्रयोग भी सर्वाधिक किया जाता है। एल्यूमिनियम जो होता है वह तांबे से भी सस्ता होता है। इसलिए जो आपके ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसमें सर्वाधिक जो है एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फैन रेगुलेटर में कौन सा प्रतिरोधक उपयोग किया जाता है। तो फैन रेगुलेटर में जो आपका प्रतिरोध प्रयोग किया जाएगा या प्रतिरोधक जो प्रयोग किया जाएगा वो यूरेका होता है। यूरेका जो है वो फैन रेगुलेटर में प्रयोग किया जाता है। फैन रेगुलेटर जो होता है हमेशा वो फेस तार में लगता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो एक फेस और न्यूट्रल के दो वायर हैं तो जो फैन रेगुलेटर स्विच और फ्यूज़ जो होते हैं वो तीनों ही जो होते हैं वो आपके फेस तार में लगे होते हैं। न्यूट्रल में कोई भी स्विच, रेगुलेटर या फ्यूज़ नहीं लगता है। तो आपका जो ये तीनों जो चीज़ें हैं वो आपके सिर्फ फेस तार में ही लगाई जाती है। अगला प्रश्न है,
दिष्ट धारा परिपथ या डीसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो डीसी परिपथ का जो शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर जो होता है वह हमेशा इकाई होता है। तो दिष्ट धारा परिपथ का शक्ति गुणांक इकाई होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया घटक नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है कि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक जो है वो इकाई होता है। तो जो डीसी परिपथ होते हैं उनमें जो पावर फैक्टर का मान होता है वो हमेशा इकाई लिया जाता है, पावर फैक्टर जो होता है वो इकाई लिया जाता है। लेकिन एसी में जो पावर फैक्टर होता है दोस्तों वह अलग अलग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दोस्तों ओम का नियम जो होता है वो आपके एसी और डीसी दोनों परिपथों पे समान रूप से लागू होता है। ओम का नियम ताप पर लागू किया जाता है, यानी नियत ताप जो होता है उस पर ओम का नियम जो है लागू किया जाता है। ओम के नियम को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ओम का जो नियम होता है वो V समानुपाती I होता है, और V जब हम समानुपाती का चिन्ह उठाते हैं तो यहाँ पे एक वैल्यू आती है जिसको हम R कहते हैं, और R जो होता है वो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध होता है। दोस्तों V बराबर IR जो होता है ये आपका वोल्टेज यानी वोल्ट ज्ञात करने का सूत्र बन जाता है ऐसे, और इसी से हम आप I की वैल्यू और R की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R आ जाता है, और इसी प्रकार हम अगर R की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन I हो जाता है। इसी सूत्र से एक सूत्र से हम 3 सूत्र निकाल के एग्ज़ाम में जो है सवालों को सोल्व करते हैं। ये हमें ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सी वैल्यू जो हमको दी रखी है। अगर हमें वोल्टेज और करंट का मान दे रखा है तो प्रतिरोध अगर हमसे पूछा है तो हम R की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमको I की वैल्यू निकालनी है तो हमको V और R की वैल्यू ज़रूर दी होगी एग्ज़ाम में। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओम का नियम लागू किया जाता है। तो दोस्तों हम सबको पता है कि ओम का नियम जो होता है वो प्रतिरोध पर लागू होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी प्रतिरोध पर ओम का नियम जो है लागू होता है, जबकि अरेखीय तत्वों पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। जो ओम का नियम होता है वो रेखीय परिपथों पर लागू होता है। और एक चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि ओम का नियम का जो ग्राफ होता है वो एक रेखीय होता है, यानी V और I के बीच में जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो V और I के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा के रूप में बनेगा, यानी V समानुपाती I। जब V का मान बढ़ेगा तो इसमें I की वैल्यू भी साथ साथ में बढ़ती जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, KCL के सिद्धांत आधारित है, यानी KCL जो कि किरचॉफ का नियम होता है उसका नियम कौन से संरक्षण के नियम पर आधारित होता है? तो दोस्तों जो KCL का नियम होता है वह आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किरचॉफ के नियम के अनुसार किसी परिपथ के नोड पर मिलने वाली और निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण का कार्य करता है, यानी अगर किसी परिपथ में अलग किसी नोड पे अलग अलग धाराएं आ रही है तो परिपथ की ओर आने वाली धाराओं का योग और परिपथ से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो बराबर होता है, यानी ओवरऑल बीजगणितीय योग जो होता है विद्युत धाराओं का वह शून्य होता है। या हम कह सकते हैं कि नोड की ओर आने वाली धाराओं का योग जो होता है वो नोड से बाहर की ओर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की ऐसा इकाई होती है। देखो दोस्तों ये सवाल LP CBT 2 में पूछा गया है, लोको पायलट के अंदर ये सवाल पूछा गया है, लेकिन इसके अंदर हमको सबको पता है कि जो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है या विशुद्ध ऐसे इकाई जो होती है विद्युत शक्ति की वो वाट होती है, लेकिन ऑप्शन में वाट कहीं भी नहीं दिया गया है, लेकिन हमको HP दिया गया है। लेकिन हमको ये ध्यान होना चाहिए कि एक HP में जो वैल्यू होती है वह 746 वाट होती है। तो एक HP बराबर 746 वाट, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका HP
हो जाएगा। यानी विद्युत शक्ति की ऐसे मात्रा अगर वाट नहीं दिया गया तो आपने एचपी को राइट करना है, क्योंकि एक एचपी में 746 वाट होते हैं। विद्युत शक्ति की ऐसे इकाई एचपी यानी हॉर्स पावर है, जो डीसी मोटर की आउटपुट यांत्रिक शक्ति को दर्शाता है। एक एचपी बराबर 746 वाट होते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। एक एचपी बराबर अगर हम मीट्रिक मान, ये जो 746 है ये आपका ब्रिटिश मान के अंतर्गत आता है। अगर हमें मीट्रिक मान निकालना हो या भारत में जो वैल्यू मानी जाती है वो 735.5 वाट जो है एक एचपी बराबर माना जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर ब्रिटिश में पूछे तो हमें 746 वाट बताना है, और अगर मीट्रिक मान पूछे तो हमें 735.5 बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 40 मिली एम्पियर की करंट रेटिंग के साथ 470 ओम प्रतिरोध की पावर रेटिंग क्या है। तो दोस्तों पावर रेटिंग से हमें कंफ्यूज नहीं होना है। पावर रेटिंग का मतलब पावर निकालने से ही है। तो हमें करंट की वैल्यू जो दे रखी है वो 40 मिली एम्पियर। 40 मिली एम्पियर मतलब मिली का मतलब मिली का जो मान होता है वो 10⁻³ होता है। यानी आई बराबर 40 × 10⁻³ हो जाएगा। आर की वैल्यू हमें 470 ओम दे रखी है। तो हम जो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर I² R। इस फॉर्मूले से हम इसको सोल्व करते हैं। तो आई की जगह हम आई का मान रखेंगे, और जब हम 10⁻³ को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये वैल्यू जो है प्लस में हो जाती है, यानी 10⁻³ हो जाएगी प्लस के अंदर। तो हम इसको नीचे ले आते हैं और आर की जगह आर का मान रखते हैं। तो इस फॉर्मूले जब हम वैल्यू रखते हैं और इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आएगा 452 मिली वाट, या अगर हम इसको वाटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 0.75 वाट इसका आंसर आ जाता है। दोस्तों हमें पावर के जो हैं तीनों फार्मूले हमको याद रखने हैं। पावर के 3 फार्मूले जो होते हैं P बराबर I² R, P बराबर V × I और P बराबर V²/R। ये 3 फार्मूले हमें जो पावर के वो हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमेशा सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगला प्रश्न जो है वो इसी पे आधारित है। एक 200 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ हमें पावर की वैल्यू दे रखी है 200 वाट, और वोल्टेज का जो मान दे रखा है वो 200 वोल्ट मान दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें प्रतिरोध का मान निकालना है। तो जब हमें इस सूत्र में ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी वैल्यू हमें दे रखी है। तो यहाँ पे जो P बराबर V²R वाला जो सूत्र है वो हमें प्रयोग करना है। तो P बराबर V²/R वाला हम फॉर्मूला यूज़ में लेते हैं। V की वैल्यू V की जगह हम 200 वाट रखते हैं। तो 200 × 200 P की वैल्यू जो है नीचे जाएगी तो 200 वाट हो जाएगी। तो R का जब मान निकालेंगे तो 200 से 200 कट जाता है और आपका वैल्यू जो है वो 200 ओम आ जाती है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल जो है एग्ज़ाम में अधिकतर पूछ जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब इस क्वेश्चन की हम शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि जब हमें वाटेज और वोल्टेज की वैल्यू सेम दे रखी हो। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर 200 वाट और 200 वोल्ट है तो यहाँ 400 हो सकता है, 600 हो सकता है, 300 हो सकता है, 500 हो सकता है। तब हमें डायरेक्टली आंसर हम जो है वो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 200, वो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 200 वाट। क्योंकि जब हम इसको सोल्व करते हैं तो V² जब हम करेंगे तो सेम वैल्यू में से एक वैल्यू जो है वो कट जाती है। तो इसलिए जो आपका आंसर बचेगा, जो आपका दिया हुआ रहता है वही आपका आंसर बचता है 200। तो एग्ज़ाम में जब आपको सेम वैल्यू दे रखी हो तो आप डायरेक्टली जो 200 आंसर दिया हुआ है वही अपन कर सकते हैं डायरेक्ट टिक, ताकि हमारा समय ख़राब एग्ज़ाम में नहीं हो। बाकी अगर वैल्यूज़ अलग अलग दे रखी हो तो हमें P बराबर V²/R वाला सूत्र लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक बार हम पावर के जो फॉर्मूले हैं या बाकी जो फॉर्मूले एग्ज़ाम में प्रयोग किए जाते हैं वो फॉर्मूले एक बार एक साथ हम देख लेते हैं कौन कौन से वो फॉर्मूले होते हैं। तो एक जो फॉर्मूला होता है वो V बराबर IR होता है। उसके बाद
पावर के जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं वो P बराबर V इंटू आई, जहाँ हमें आई और V की वैल्यू दे रखी होगी और पावर की वैल्यू पूछेगा। पावर का एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, इसे हम क्षति ज्ञात करने के लिए भी प्रयोग करते हैं। और पावर का एक फॉर्मूला और होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों वी स्क्वायर अपॉन आर, ये सर्वाधिक एग्जाम में पूछे जाने वाला फॉर्मूला है। इसमें हमें हमेशा प्रतिरोध की वैल्यू पूछी जाती है और पावर और वोल्टेज का मान दिया होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। वैसे चारों एग्जाम में पूछ जाते हैं तो चारों हमको दिमाग में रखने हैं, लेकिन ये फॉर्मूले में हमको ये ध्यान रखना है कि हमें आर की वैल्यू जो है ज़्यादा पूछ जाती है। तो जब हम आर निकालेंगे तो आर यहाँ ऊपर चल जाता है और पी की वैल्यू नीचे जाती है। तो जो आर का फॉर्मूला जो बन जाता है वो आपके आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। आप इस तरह से भी इसको शॉर्टकट याद रख सकते हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न है अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति कैसे सत्यापित की जाती है। तो दोस्तों अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है उसकी स्थिति हम कैसे जान सकते हैं कि वो अर्थ इलेक्ट्रोड जो है वो सही है या ख़राब है या कैसा है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड जो होता है दोस्तों उसका प्रतिरोध जो होता है वो हमें बताता है कि वो इलेक्ट्रोड जो है वो कैसा है। तो अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध हमेशा जो होता है वो कम होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। अर्थ इलेक्ट्रोड की स्थिति जो होती है वो प्रतिरोध का मापन से सत्यापित की जाती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ इलेक्ट्रोड की विशेषता है। तो दोस्तों अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, वो हमेशा कम होना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध जो है दोस्तों वो कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम मान लो ये कोई मशीन है, इस मशीन को यहाँ पे अर्थ किया गया है, यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति, अर्थिंग का मतलब क्या है, अगर कोई यहाँ से इस मशीन से अगर कोई तार छूट के अगर मनुष्य के संपर्क में आता है तो करंट मशीन से होके मनुष्य में से फ्लो होने लग जाती है, तो मनुष्य को एक विद्युत झटका महसूस होता है। तो इस विद्युत झटके से बचने के लिए या इस मशीन से हमें करंट जो होती है डायरेक्ट अर्थ में प्रवाहित कराने के लिए हम अर्थ इलेक्ट्रोड या अर्थिंग करते हैं। तो दोस्तों जब अर्थिंग जो होता है इसका प्रतिरोध अगर मान लो ज़्यादा होगा तो ये करंट को रोकेगा। प्रतिरोध का काम करंट को रोकना होता है, तो करंट यहाँ अर्थ में प्रवाहित ना होकर के मनुष्य के शरीर में से प्रवाहित हो जाएगी। तो इसलिए प्रतिरोध का मान जितना कम होता है या जितना कम होगा तो करंट जो है वो आप जल्दी से जल्दी जो है वो अर्थ में चली जाएगी और मनुष्य का जो है वो विद्युत झटका जो है नहीं लगता है। तो हमेशा प्रतिरोध का मान जो होता है अर्थ इलेक्ट्रोड के अंदर जो प्रतिरोध का मान होता है वो हमेशा कम रखा जाता है ताकि करंट जो है वो अर्थ में आसानी से प्रवाहित हो जाए और मनुष्य को जो है विद्युत झटका नहीं लगे। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना है कि अर्थ इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध होता है या जो इसकी विशेषता होती है वो कम प्रतिरोध होता है। कम प्रतिरोध होने के कारण ही वो है जो अर्थिंग आराम से होती है या करंट जो होता है वो अर्थ में आराम से प्रवाहित हो जाता है। इसीलिए जो अर्थिंग होता है, अर्थिंग जहाँ करते हैं वहाँ पर एक होल रखा जाता है जहाँ से अर्थ को नमी देने के लिए इसमें पानी डाला जाता है जिससे प्रतिरोध जो इसका निम्न रहे और करंट ही आराम से अपनी तरफ प्रवाहित करे। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किसी जीआई भूसंयोजन प्लेट का माप क्या होता है। यानी जीआई प्लेट जो होती है यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट, यानी अर्थिंग में जो प्लेट हम प्रयोग में करते हैं, अर्थिंग में जो प्लेट प्रयोग में ली जाती है उस प्लेट की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी जो साइज़ होती है वो 60x60 × 6.35 mm होती है। तो हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो जीआई प्लेट की जो है माप हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो हमको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 60 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर × 6.35 mm, यानी लंबाई चौड़ाई और मोटाई, इसकी मोटाई जो होती है वो 6.35 mm होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूषण परिपथ ब्रेकर यानी एएलसीबी कार्य करता है। जो एएलसीबी होता है वो किस चीज़ के लिए कार्य करता है। तो एएलसीबी जो होता है वो अवशिष्ट धारा के आधार पर कार्य करता है। अवशिष्ट धारा मतलब लीकेज करंट जो होती है उस पर कार्य करता है। यानी जब भी किसी मशीन में से कोई करंट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में से अगर कोई करंट
लीक होती है तो एएलसीबी जो है वो उस परत को जो है वो ट्रिप कर देती है। तो एएलसीबी जो होती है वो अवशिष्ट धारा यानी लीकेज करंट के आधार पर जो है वो कार्य करती है। यानी जब भी कोई करंट लीक होगी तो एएलसीबी जो है वो ट्रिप सर्किट को कर देगी। दोस्तों एएलसीबी के अलावा पर जो एग्ज़ाम में बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जाती है, उन फुल फॉर्म को मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों एमसीबी की फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछ जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक आरसीसीबी की फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछ जाती है, जो कि एएलसीबी जैसे ही होता है। तो एएलसीबी और आरसीबी लगभग एक ही काम करती है। तो आरसीसीबी की फुल फॉर्म जो होती है वो रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होती है। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर इसकी फुल फॉर्म होती है। और दोस्तों SCSR ये सर्वाधिक पूछ जाने वाली फुल फॉर्म है दोस्तों, जो कि आपके सेंसर लाइन में या ट्रांसमिशन लाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। SCSR की फुल फॉर्म जो होती है वो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होती है। तो दोस्तों हमें इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में अधिकतर पूछी जाती है। इसके अलावा एग्ज़ाम में पीवीसी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। पीवीसी की फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड। एनवीसी की फुल फॉर्म जो होती है दोस्तों वो 9 वोल्ट कॉइल होती है। इसी प्रकार ओएलसी की जो फुल फॉर्म होती है वो ओवरलोड कॉइल होती है। और जीआई जो होता है उसकी फुल फॉर्म गैल्वेनाइज आयरन होती है। जीआई गैल्वेनाइज आयरन का मतलब, गैल्वेनाइज आयरन जो होता है वो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए जो है वो लोहे की वस्तुओं को जो है गैल्वेनाइज किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किएगा। ये वीडियो जो है वो आपके बहुत एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो इस वीडियो को एक दो बार और देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।